हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा मेंस जनरल स्टडीज मॉक टेस्ट का सेट नंबर 2। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले जाके सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर बढ़ती मात्रा में खाद्य श्रृंखला में गैर बायोडिग्रेडेबल कीटनाशकों के संचय को क्या कहा जाता है? एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स इन द फूड चेन इन इंक्रीजिंग अमाउंट एट ईच हायर ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज। तो इसे क्या कहते हैं? बायो मैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहा जाता है। हिंदी में बोलते हैं जैव आवर्धन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर बढ़ती मात्रा में खाद्य श्रृंखला में गैर बायोडिग्रेडेबल कीटनाशकों के संचय को क्या कहा जाता है? जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है DDT। ये आपका है पिरामिड बायोमास का। तो यहाँ पे आपका होता है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, प्रथम पोषी स्तर, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ। ये आपका पहला ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे मान लो कि जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉक्सिक मटेरियल का x है। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ मैं। मान लो कि यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। फिर जब थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे जाएगा तो यहाँ पे हो सकता है 5x हो जाए, यहाँ पे कितना हो जाए? 10x हो जाए। तो इसे क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन, और हिंदी में क्या बोलते हैं? जैव आवर्धन। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो होता है टॉक्सिक मटेरियल का कौन से ट्रॉफिक लेवल पे होगा, तो जाहिर सी बात है इंक्रीज होते जा रहा है तो जो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे होगा या जो हायर पे होगा उसमें सबसे ज़्यादा होगा कॉन्सेंट्रेशन किसका? टॉक्सिक मटेरियल का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह मार्ग जिसके द्वारा कोई रासायनिक पदार्थ या न्यूट्रिएंट पृथ्वी के जैविक और अजैविक दोनों घटकों से होकर गुजरता है क्या कहलाता है? ए पाथवे बाय विच ए केमिकल सब्सटेंस मूव्स थ्रू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। तो इसे हम लोग बोलते हैं बायोजियो केमिकल साइकिल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ए पाथवे बाय विच ए केमिकल सब्सटेंस मूव्स थ्रू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बायोजियो केमिकल साइकिल बोलते हैं। दो तरीके का होता है बायोजियो केमिकल साइकिल। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, एक आपका होता है गैसियस साइकिल और दूसरा आपका होता है सेडिमेंट्री साइकिल। तो जो ऑक्सीजन साइकिल होता है, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, ये किसके एग्जाम्पल है? गैसियस साइकिल के। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम आपसे पूछता है कि जो कार्बन साइकिल है या नाइट्रोजन साइकिल है किसका एग्जाम्पल है? गैसियस साइकिल का। और सेडिमेंट्री साइकिल में आते हैं कैल्शियम साइकिल, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम साइकिल। ये सब किसके एग्जाम्पल है? सेडिमेंट्री साइकिल के एग्जाम्पल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उच्च पोषी स्तर के जीव जो निम्न पोषी स्तर से संबंधित कई प्रकार के जीवों पर भोजन करते हैं किसका गठन करते हैं? ऑर्गेनिज्म ऑफ ए हायर ट्रॉफिक लेवल which feed on several types of organism belonging to the lower trophic level constitute to the। तो इसे बोलते हैं फूड वेब। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, फूड वेब और फूड चेन में क्या फ़र्क है? तो जो फूड चेन होता है आपका ये लीनियर सीक्वेंस होता है। फूड चेन आपका लीनियर सीक्वेंस होता है ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र का। फूड चेन आपका लीनियर सीक्वेंस होता है एनर्जी ट्रांसफ़र का। और जो फूड वेब होता है ये आपका कम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। ये आपका होता है कम्प्लेक्स नेटवर्क। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का हस्तांतरण हमेशा होता है। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन इज ऑलवेज। तो ये मैंने पिछले कक्षा में बताया हुआ था, पिछले क्लास में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूनी डायरेक्शनल। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो जैविक समुदायों के बीच संक्रमण का क्षेत्र कहलाता है। ए रीजन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटीज इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं इकोटोन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये आपका एक कम्युनिटी है, फॉरेस्ट है, और ये आपका ग्रासलैंड है। ये आपका ग्रासलैंड है और ये आपका है फॉरेस्ट। तो जो इसका इन दोनों का कॉमन एरिया होता है इसे क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं।
इसे बोलते हैं इकोटोन, इकोटोन बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ए रीजन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटीज इज कॉल्ड इकोटोन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बायोमास पिरामिड किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पॉन्ड के केस में क्या होता है, जो पिरामिड बनता है वो उल्टा बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है। पॉन्ड के केस में जो बायोमास पिरामिड होता है आपका उल्टा बनता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, तो आंसर क्या होगा? मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम ओशियन। ठीक है, तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? लखनऊ समझौता, ये आपका कब हुआ था? लखनऊ पैक्ट 1916 में, 1916 में हुआ था। द्वैत शासन पर परिचय द इंट्रोडक्शन ऑन डायरकी, ये आपका हुआ था कब? दिसंबर 1919, दिसंबर 1919। रॉलेट एक्ट, ये आपका हुआ था मार्च 1919, मार्च 1919। बंगाल का विभाजन 1905। तो सबसे पहले बंगाल का विभाजन तो 4 आएगा, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो हट गया। फिर इसके बाद आपका आएगा लखनऊ समझौता, तो 4 के बाद 1, तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932, कम्युनल अवार्ड कब बना था, कब आया था? 16 अगस्त 1932। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। और जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था 12 नवंबर 1930 को स्टार्ट हुआ था, कब तक चला था? 19 जनवरी 1931। इसके अलावा गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था? 5 मार्च 1931। नेहरू रिपोर्ट 1928 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी 1948 में। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1948। और अगर एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो आंसर क्या होगा? 6 अप्रैल 1948। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया? तो इन्होंने किया था डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कब लिया था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम कैबिनेट का सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू भी थे, बलदेव सिंह भी थे, अली जहीर भी थे, बाद में इन्होंने रिजाइन कर दिया था। बी आर अम्बेडकर जी नहीं थे, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। किसने लीड किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कश्मीर की घाटी किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच। कश्मीर की घाटी किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सिंधु नदी इंडस रिवर किस श्रेणी के बीच बहती है? तो जास्कर और लद्दाख के बीच। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सिंधु नदी किस रेंज के बीच बहती है? तो जास्कर और लद्दाख रेंज के बीच। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वनस्पतियों और जीवों का एक समुदाय जिसमें उनके अस्तित्व में पर्यावरण के लिए सामान्य विशेषताएं होती है, क्या कहलाती है? ए कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना दैट हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द एनवायरनमेंट इन द एग्जिस्ट इज कॉल्ड। तो क्या बोलते हैं? बायोम बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वनस्पतियों और जीवों का एक समुदाय जिसमें उनके अस्तित्व में पर्यावरण के लिए सामान्य विशेषताएं होती है, क्या कहलाती है? बायोम कहते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्लोरा एंड फौना को अब क्या कहा जाएगा? फ्लोरा एंड फौना को यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी ने लोगों से कहा है कि फ्लोरा एंड फौना को क्या कहा जाए? फुंगा।
फ्लोरा एंड फौना को फुंगा कहा जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट है, कोई भी दो बायोम आइडेंटिकल नहीं हो सकते। तो ये एग्जाम में पूछता है, देयर आर नो टू आइडेंटिकल बायोम्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्टिफिशियल लेक है, कृत्रिम झील है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा कोडाई कनाल, जो कि तमिलनाडु में है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो कोडाई कनाल तमिलनाडु में है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस में ह्यूमस उचित मात्रा में मौजूद होता है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ए हॉरिजॉन में। निम्नलिखित में से किस में ह्यूमस उचित मात्रा में मौजूद होता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ये हॉरिजॉन में। इसके अलावा एक और पॉइंट आप याद रखो, जो सी हॉरिजॉन होता है, इसको हम लोग कहते हैं रिगोलिथ, रिगोलिथ कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सतत कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स पर निम्नलिखित में से किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2001 में। और इफेक्ट कब हुआ था? इफेक्टेड कब हुआ था? इफेक्ट आपका हुआ था 2003 से शायद, ठीक है, एक बार कंफर्म हो लेना। सतत कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन पर निम्नलिखित में से किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, 2001। और इफेक्टिव हुआ था 2003 में, ठीक है। इसको एक बार आप लोग कंफर्म हो लेना। इसके अलावा जो बेसल कन्वेंशन था, बेसल कन्वेंशन जो था, ये आपका कब आया था? 1989 में। कब आया था? 1989 में। और इफेक्ट कब से लागू हुआ था? 1992, ठीक है। तो बेसल कन्वेंशन 1989 किसके लिए था? फॉर हजार्डस वेस्ट के लिए, हजार्डस वेस्ट के लिए। एक था आपका रोटरडैम कन्वेंशन, रोटरडैम कन्वेंशन, ये आपका 1998 में। और ये किसके लिए था? हजार्डस केमिकल के लिए, हजार्डस केमिकल के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक खगोलीय इकाई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बीच की औसत दूरी है? सही आंसर क्या होगा? पृथ्वी और सूर्य के बीच। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने के बराबर होता है? 149.598 इंटू 10⁻6 किलोमीटर, 149.59 वाट मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 किलोमीटर के। तो यहाँ से एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पृथ्वी किस औसत गति से सूर्य की परिक्रमा करती है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स। पृथ्वी किस औसत गति से सूर्य की परिक्रमा करती है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 30 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यूनिट को ध्यान में रखना है। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो कैमलिट्स का। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कैमलिट्स क्या होता है? ऊँट, ठीक है, या ऊँट का बच्चा भी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अटल पेंशन योजना केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 2015 में। अटल पेंशन योजना केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? 2015 में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राज्य परिषद के लिए सीटों का आवंटन। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राज्य परिषद के लिए सीटों का आवंटन। टोटल 12 आपका क्या है? अनुसूची है। तो सबको देख लेते हैं। पहली अनुसूची में क्या है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में क्या है? परिउपलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में आपका शपथ।
चौथी अनुसूची में है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान। छठी अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। कौन सी अनुसूची में है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में क्या है, यूनियन लिस्ट है आपका, संघ सूची, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। इसके सूची के संदर्भ में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है। कौन सी अनुसूची में है, सातवीं अनुसूची में। अच्छा, यहाँ से एक और पॉइंट आप याद रखो, जो यूनियन लिस्ट है इसमें शुरू में 97 सब्जेक्ट थे, अब कितने हो गए, 100। जो स्टेट लिस्ट है इसमें शुरू में 66 थे, अब कितने हो गए, 61। और जो कंकरेंट लिस्ट है इसमें 47 शुरू में थे, अब कितने हो गए, 52। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ये कौन सी अनुसूची में है, तो सातवीं अनुसूची में। आठवीं अनुसूची में क्या है, लैंग्वेज है, भाषा है। नवीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानसभाओं के अधिनियम और विनियम। इसके अलावा 10वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में है दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान, और इसे जोड़ा गया था 52वें संशोधन अधिनियम 1985 से। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और इसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है, और इसे कौन से संशोधन से जोड़ा गया था, 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है, और इसे जोड़ा गया था 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। 73वें द्वारा पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची में। और जब नगर पालिकाओं की बात करेंगे तो 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मैच करना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1993 में। तो ए का आपका क्या हो जाएगा, 4। ए का आपका हो जाएगा 4। बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम, ये आपका 1986 में। कब आया था, 1986 में। तो बी का आपका हो जाएगा तीसरा, बी का तीसरा। विकलांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, ये आपका 1995। तो सी का आपका हो गया दूसरा। डी क्या है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, ये आपका 1992 में। तो डी का आपका क्या हो जाएगा, डी का आपका हो जाएगा पहला, डी का आपका हो जाएगा पहला। तो सही आंसर क्या होगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 243 डी। 243 ए क्या है, ग्राम सभा के बारे में। 243 बी क्या है, डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। और 243 सी क्या है, कंपोजिशन ऑफ पंचायत, पंचायतों की संरचना से, पंचायतों की संरचना से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, मांग का नियम क्या है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, हायर द प्राइस लोअर विल बी द डिमांड्स ऑफ गुड। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, हायर द प्राइस लोअर विल बी द डिमांड ऑफ गुड। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, यहाँ पे आपका प्राइस है, यहाँ पे आपका डिमांड है। तो जैसे जैसे प्राइस आपका घटेगा, डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। और लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, when the price of a good rise, the supplier increase the supply in order to earn a profit because of higher prices। तो लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है, जब गुड्स का प्राइस इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, सप्लाई आपका इंक्रीज होगा, सप्लाई आपका इंक्रीज होगा, ये बोलता है लॉ ऑफ सप्लाई। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, डियर मनी का मतलब क्या होता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। डियर मनी का मतलब क्या होता है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।